AS2 में याद करो, कल तक हम इसका आधे से ज्यादा पार्ट कवर कर चुके थे और इसके ओवरहेड वाले पार्ट पे आ गए थे कि ओवरहेड का एलोकेशन कैसे होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आपने लिख के सोल्व कर लिए थे। चलूं आगे। अब इसका ये वाला पार्ट चल रहा था कल, कॉस्ट वाला। सुनो जरा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पेरा 8 to 10, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड, और आपको 50 बार में क्लास में, कॉस्टिंग में, FM में, अकाउंट्स में कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। ध्यान देना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के 3 खर्चे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को टोटलिटी में, एग्रीगेट में बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट अलग होती है, और यदि कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल और जोड़ लिया तो फिर वो फैक्ट्री कॉस्ट होगी। ये सब कल हमने ये टॉपिक लिया था, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो वेरिएबल तो बहुत आसान है, फिक्स ओवरहेड के 3 नियम देख लो। अब फिक्स ओवरहेड का ये तो है मीनिंग, डेफिनेशन कि फिक्स ओवरहेड होते कौन से हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन दैट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अप या डाउन हो, लेकिन इन एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं आता है, वो करीब करीब फिक्स ही रहते हैं। डेप्रिसिएशन, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये सब फिक्स्ड होते हैं। अब इनका अलोकेशन का एएस का जरिया है, ये एएस का नजरिया है। अब आप इसको ये नहीं कि सब जगह अप्लाई करो, AS2 कंजर्वेटिव है, इन्वेंट्री को हायर वैल्यू करवाना नहीं चाहता है, प्रूडेंस पे चलता है। इसलिए AS2 का मानना है कि फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड रेट कम हो तो अच्छा, बढ़नी नहीं चाहिए। अब मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, मेरी फैक्ट्री में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 25 लाख रुपए होते हैं और मैं नॉर्मली 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता आया हूं आज तक। मेरी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है सालाना, और मैंने इस साल वास्तव में 1 लाख यूनिट का ही प्रोडक्शन किया। तो इसका मतलब मेरे 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, एक यूनिट के फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 25 रुपए पर यूनिट। सेकेंड केस, मेरा एक्चुअल आउटपुट 1 लाख से ज्यादा, 1,25,000 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन कर लिया, तो अच्छी बात है ना, इससे मेरे फिक्स ओवरहेड का बर्डन उल्टा नीचे चला जाएगा। तो एएस यही तो चाहता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन हायर नहीं हो तो अच्छा है, लोअर ही हो तो ज्यादा अच्छा है। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000, 20 रुपए पर यूनिट हो गया। बट इसका थर्ड केस, मेरा प्रोडक्शन किसी कारण से गिर गया, 1 लाख से भी नीचे, नॉर्मल प्रोडक्शन भी नहीं कर पाया मैं, चाहे वो कोई कोविड आ गया, चाहे वो कोई स्ट्राइक हो गई, चाहे कोई वर्कर्स में झगड़ा हो गया, पुलिस केस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, चाहे कोई छोटी मोटी आगजनी की घटना हो गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिससे मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब होके 1 लाख से 80,000 यूनिट पे आ गया इस साल। अब एएस कहता है भाई साहब जरा रुको, अब आप 25 लाख रुपए में 80,000 यूनिट का डिवाइड नहीं करोगे, वरना आपकी पर यूनिट फिक्स ओवरहेड रेट 31 रुपए 25 पैसे आ जाएगी, इन्वेंट्री हायर वैल्यू हो जाएगी। जरा सोचो, आपका प्रोडक्शन कम होने का कारण एब्नॉर्मल रीजन है, इस कारण से आपने जितनी यूनिट कम बनाई उनके हिस्से के फैक्ट्री ओवरहेड P&L में चार्ज करो। वो यूनिट की कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हो फालतू। इट मींस 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, एक यूनिट की रेट 25 रुपए रखो, और जो यूनिट आपने बनाई 80,000 उस पर तो चार्ज कर दो 25,000 इंटू 80,000 20 लाख, और जो 5 लाख रुपए अनरिकवर्ड रहेंगे, अनचार्ज रहेंगे, उसको P&L में ले जाओ, एब्नॉर्मल लॉस। ये इस एएस का व्यू है। अलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन बराबर है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ एब्नॉर्मल हाई प्रोडक्शन, आपने बल्कि नॉर्मल से भी ज्यादा प्रोडक्शन किया, द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज सो दैट इन्वेंट्रीज आर नॉट मेजर अबव द कॉस्ट। आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट तो डिक्रीज हो जाएगी ना, तो अच्छी बात है, बल्कि इन्वेंट्री ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। बट इन केस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल प्रोडक्शन, यदि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नीचे गया तो अब इस केस में जो एक्चुअल है उसको यूज मत करो। एन एलिमेंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड विल रिमेन अनअलोकेटेड, सच अनअलोकेटेड पोर्शन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन P&L अकाउंट इन पीरियड इन विच दे अकर। अब ये एग्जांपल देखो नीचे, उसमें लिख दो P&L अकाउंट। ये एक्चुअली क्या होता है, सारे एएस की एक भाषा है, कोई भी आइटम के लिए इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द पीरियड। ये एक्सपेंस का मतलब P&L ही समझ जाया करो सीधा, ये एएस लिखते ऐसे ही है, ये सीधा सीधा P&L लिखते नहीं है, ये एक्सपेंस लिख के छोड़ देते हैं। अब सब लोग ये एग्जांपल देखो जल्दी से। ASC Limited has a plant with capacity to produce 1 lakh unit of product X per annum and expected fixed production overhead 25 lakh.
allocate the fixed overhead if the actual production is 1 lakh 125 80। ये तो समझा रहा था कल मैं, हाँ सर। है ना। अब एक्चुअल अब लिखते चलो कॉपी में, मेरा एग्जांपल 4 सॉल्यूशन ए कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं 5-5 नंबर, है जी। हमारा है ही नहीं सर बुक में। पेज नंबर 16 16 पे। अच्छा ये रहा नंबर सर। 16 पे है। तो रितेश मैंने कोई अलग अलग किताबें तो दी नहीं, छाट छाट अरे नहीं नहीं, अरे सर वो वैसे सेम पेज पे नहीं था, आपके जस्ट नीचे ही है ना, वैसे हमारे पीछे था। चलो चलो, और वो मैं आ गया हूँ उसके, वो क्या मैंने एग्जाम्पल का सीक्वेंस पीडीएफ में तो बदल दिया, उसमें नहीं बदल पाया। सर ये 10 के लिए कुछ पेजेस छोड़ने हैं? ना 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 ना, वो अब शाम को करेंगे, अभी तो थ्योरी चल रही है ना, उसमें आज प्रैक्टिकल करूंगा। तो पेजेस छोड़ूं या हाँ हाँ, नहीं नहीं, पेज छोड़ने की जरूरत नहीं। मिक्स मसाला? देखो एग्जाम्पल 4 जल्दी, और थोड़ा फुर्ती से करो तो आज इसको मैं खत्म करा दूंगी। हाँ ये नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सॉल्यूशन तो लिखना है। हाँ इसमें देखो, यदि आप ये होगा तो क्या होगा, 3 आंसर देने। इसमें लिखा एलोकेट फिक्स ओवरहेड, तो फिक्स ओवरहेड का एलोकेशन करना है आपको। अब नंबर ए में ये लिखना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है, जो कि नॉर्मल प्रोडक्शन के बराबर है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स ओवरहेड विल बी रुपीज दिस। इसका मतलब 25 रुपए से ओवरहेड चार्ज करोगे आप। सर एग्जाम में फिर ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे या फिर जो आपने ऐसे टेबल बनाई थी कल? आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो यूं रीजन वो लिखते चलो कि यदि एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन के बराबर होते हैं तो फिक्स ओवरहेड की रिकवरी नॉर्मल या एक्चुअल प्रोडक्शन से पर यूनिट कैलकुलेट होती है। तो अभी आपने एक्चुअल प्रोडक्शन यदि 1 लाख ही की है और नॉर्मली भी 1 लाख ही होता है, तो 1 लाख से ही पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी आप। लिखो नंबर ए, सॉल्यूशन ए। सर सर हाँ बोलो। सर जैसे अपने ये जो आपने बताया कि यदि एक्चुअल कैपेसिटी यदि नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है तो अपन फिर वो एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड करके वो निकालते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही सर ढंग से। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। थोड़ा सा होल्ड करो, अब देखो अब आ रही है क्या? सर एकदम सही आ रही है। यस सर। अरे वो कई बार क्या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता प्रॉपर, उसकी सेटिंग्स में जाके चेंज करना होता है। आ रही है, चलो बोलो अब। सर फिर ये जो कॉस्टिंग और इसके बीच में जैसे अपन रिकंसिलेशन बनाते हैं तो उसके डिफरेंस का कारण एक ये वाला भी हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, यस 100%। वहां पे क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी से करते हैं अपन डिवाइड। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मल कैपेसिटी से ही रेट निकाला करती है, लेकिन एएस के रूल 3 हैं, तो इससे सोचो ओवरहेड के अंडर रिकवरी और रिकवरी नहीं हो जाएगी दोनों बुक्स में? हाँ सर। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ रिकंसिलेशन। ओके सर। अब यदि एक्चुअल प्रोडक्शन 1,25,000 यूनिट है तो वो आपके नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है, तो ऐसे केस में बल्कि एक्चुअल प्रोडक्शन से रेट निकालनी चाहिए ताकि इन्वेंट्री का वेरिएशन नीचे रहे। अब सेकंड सॉल्यूशन, सिंस एक्चुअल प्रोडक्शन इज 125,000 यूनिट विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, देयरफॉर द ऑल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड will be apportioned on actual production basis. Thus, per unit cost of production of fixed overhead rupees 25 lakh upon 1,25,000। आप चाहो तो नीचे फॉर्मूला लगा के निकाल दो अलग से, पैराग्राफ में नहीं लिखो तो, ये वाली जो लाइन है। अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं। एएस के जितने भी क्वेश्चन है 4 जगह से सोर्स है आपके पास, 5 सोर्स, बल्कि 4 नहीं 5 सोर्स। ये जो मई वाले बच्चे हैं उनको तो स्पेशली, एक तो एएस की बुक, एक ये आपका एसएम, एक पीएम,
एक आरटीपी और एक पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। ये सब करोगे 40 नंबर खड़े हो जाएंगे दोनों में। चाहे एक एक क्वेश्चन को देख देख के आप निकाल जाओ तो क्रक्स लिख दो कॉपी में कि मुझे एग्जाम में आए तो ये आंसर देना है, क्योंकि कई तो थ्योरी भी आते हैं ना, तो उसमें डिसीजन देना होता है। जो आप लोग को कराया मैंने लिखवा के, तरीका वही है, पहले प्रोविजन लिखो, फिर बाद में क्वेश्चन का फैक्ट लिखो और उसके बाद जजमेंट दो। और ये प्रैक्टिकल है, इनमें कोई थ्योरी लिखने की ऐसा जरूरत नहीं होती। हाँ, थ्योरी साथ साथ में लिख सकते हो कि यदि एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन के बराबर होता है तो फिर फिक्स ओवरहेड की रेट नॉर्मल प्रोडक्शन बेसिस पे निकाल सकते हो आप, या एक्चुअल पे भी निकाल सकते हो। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होता है तो फिर एक्चुअल से रेट निकलती है ताकि इन्वेंट्री लोअर वैल्यूड हो। एएस का जस्टिफिकेशन देता है साथ के साथ ये वाला, यदि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो इन्वेंट्री लोअर वैल्यूड होनी चाहिए। ये दोनों हो गए पहला 20 का। यस सर। अब सी पे आ जाओ, पॉइंट नंबर सी। अब यदि एक्चुअल प्रोडक्शन 80,000 यूनिट है जो कि नॉर्मल से कम है तो ऐसे केस में फिक्स ओवरहेड का एक सर्टेन पोर्शन अनएलोकेटेड रह जाएगा, अनचार्ज रह जाएगा और बैलेंस पीएनएल जो है पीएनएल में जाएगा। अब इसका रीजन लिखो पहले। देखो ये ऐसे के ऐसे लिखोगे जैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये सी वाला होता है हमेशा। जब एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से कम रहता है तो आपको ये वेरिफिकेशन करके आना पड़ेगा एग्जाम में कितना तो प्रोडक्शन में चार्ज होगा और कितना पीएनएल में जाएगा। आपकी बुक में नहीं होगा, ये नहीं होगा शायद। मैंने थोड़ा एक्चुअली क्या मैंने पीडीएफ में थोड़ा बाद में चेंजेस किया। ये जब क्लास में क्वेश्चन कराता हूं तो मैं उस हिसाब से, बच्चे बोलते हैं सर ऐसे इसको और ढंग से लिखाओ, तो मैं इसमें कर दिया। 5 मार्क्स हर एएस का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, कोई सा भी। कम से कम 4 क्वेश्चन फर्स्ट बुक में, 4 सेकंड में, 8 क्वेश्चन आते हैं 5-5 के, 40 नंबर के, और वो कंपलसरी होते हैं। पहला ही क्वेश्चन होता है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। फाउंडेशन का पेपर दिया हो तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, तो इंटर में भी 8 पेपर में पहला कंपलसरी होता है। और जिनमें 2-2 सब्जेक्ट्स हैं उनमें इधर का पहला उधर का पहला, पार्ट ए पार्ट बी। जैसे अभी जीएसटी और ये इनकम टैक्स डीटी, इनके 2 पेपर होते हैं अलग अलग, 2 कॉपियां आती है सेपरेट। हाँ, और उसमें इन लोगों को एग्जाम देना है। अभी इनको तो मुझे गलतियां और सिखानी है। अभी पिछले एग्जाम में एक बच्चे ने डीटी का तो सॉल्यूशन कर दिया आईडीटी की कॉपी में, आईडीटी का कर दिया डीटी की कॉपी में, उल्टा सॉल्यूशन। पार्ट ए सोल्व करके आ गया पार्ट बी की कॉपी में। अब उसकी कॉपी कौन चेक करेगा? वो डीटी वाले के पास तो जीएसटी जाएगा और जीएसटी वाले के पास डीटी जाएगा, वो कॉपी छोड़ देगा, 0 कर देगा। ऐसी गलतियां हो जाती है। और दोनों कॉपी से साइज दोनों की सेम आती है, बस पार्ट ए पार्ट बी लिखा हुआ होता है कॉपी पे, ध्यान ही नहीं दिया उसने। हो गया। यदि एक्चुअल प्रोडक्शन 80,000 यूनिट है जो कि नॉर्मल से कम है तो ऐसे केस में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अलोकेटेड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड बैलेंस अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंस जो पीएनएल में चार्ज होगा। अब पर यूनिट ऑफ फिक्स ओवरहेड की रेट निकलेगी 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। इसको आप चाहो तो ये इतना सा पोर्शन इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं काट रहा हूं। देखो, सिंस द एक्चुअल प्रोडक्शन इज दिस विच इज लेस देन दिस, देयरफॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी एलोकेटेड ऑन, ये पोर्शन मैंने काट दिया। ये लो, और आपको फालतू परेशान करेगा नहीं तो ये लो, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसमें एक्चुअल दोबारा आ गया गलती से। तो अब ये तीनों नियम ध्यान रखने हैं आपको, और ये नियम ही लिख रहे हो आप एक तरह से, ये रूल है ये इसका। और अब इसके बाद सॉल्यूशन। हाँ, यदि आप नॉर्मल कैपेसिटी पे रेट निकालोगे तो कुछ अमाउंट आपकी जो है ना अनअब्जॉर्ब रह जाएगी। अनअब्जॉर्ब होता है अनचार्ज, अनरिकवर। अब जैसे आपने रेट निकाली है 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख यूनिट, रेट आई 25 रुपए, 80,000 यूनिट का खर्चा तो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, यानी कॉस्ट सीट में, और बचा हुआ जो है वो पीएनएल में चार्ज होगा, क्योंकि ये अंडर रिकवरी रह गई, कम रिकवरी रह गई।
AS2 के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो कल जो एग्जाम्पल 3 किया था जिसमें आपने माल मंगाया और वो रास्ते का गाड़ी भाड़ा लगा, और वो एक तो वो क्वेश्चन बनता है, एक ये बनता है, और एक अभी आगे चलेंगे तो वो रॉ मटेरियल वाला बनेगा। अच्छे क्वेश्चन ही 3 ही बनते हैं। अनअब्जॉर्ब मतलब अनचार्ज्ड नहीं, ये 25 लाख में से 20 लाख यदि प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज करोगे तो 5 लाख का तो कॉस्ट शीट में तो चार्ज नहीं होगा ना, कॉस्टिंग बुक्स में तो इंक्लूड नहीं होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में तो शामिल नहीं होगा ना, तो वो अनचार्ज अमाउंट अनअब्जॉर्ब्ड कहलाती है, उसको अंडर रिकवरी कहते हैं। वो P&L में चार्ज हो जाएगी एज अ लॉस। डन हो गया सर। सब लोग का? यस सर। इधर बाकी लोग? यस सर। हाँ सर, डन। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज ये आसरीन गोरी के नाम से किसने लॉगिन किया हुआ भाई? सर मैं यूं फिजा, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया बिल्कुल, इस वजह से। चलो आगे बढ़े। अब देखो, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपको तंग नहीं करेंगे, एक कारण है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड तो जिस रेशो में नंबर ऑफ यूनिट कम ज्यादा होगी उस रेशो में अपने आप ही चेंज हो जाएंगे ना। अभी आज मैं बोलूं मेरी फैक्ट्री में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 10 रुपए है ना। अब चाहे मेरी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी भी है, मैं यूनिट जितनी बनाऊंगा 10 रुपए तो उसी से मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर। वो एक्सपेंस ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल फिक्स खड़े हो गए हम तो इतने ही खर्च होंगे, वो तो मेरी यूनिट के हिसाब से खर्च होंगे। जैसे अभी इस बच्चे ने कल कहा था सर डायरेक्ट मटेरियल भी तो वेरिएबल है, 100% वेरिएबल, बल्कि प्राइम कॉस्ट तो पूरी वेरिएबल होती है। प्राइम कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। प्राइम कॉस्ट का मतलब तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल, तो वो तो प्योर वेरिएबल होता है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में है वो फिक्स अलग और वेरिएबल अलग, और फिक्स ओवरहेड इकोनॉमी ऑफ स्केल का रीजन बनते हैं। यदि फिक्स ओवरहेड है तभी तो इकोनॉमी आएगी ना, यदि प्रोडक्शन करोगे। लेकिन यदि वेरिएबल ओवरहेड की सोचो तो जितनी यूनिट बनाओगे वो खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा। आज जैसे पावर इन फ्यूल है, अब वो तो मशीन जितनी चलाओगे पावर का बिल तो उतना ही आएगा ना। इसलिए वेरिएबल ओवरहेड में ये 3 नियम जो पढ़े ना वो लागू नहीं होते। वेरिएबल ओवरहेड बेचारे सीधे सीधे होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वेरी directly or nearly directly with the volume of production, for example power, fuel, indirect material, indirect labor. Allocation of variable production overhead. Variable production overhead are allocated to each unit of production on the basis of actual production. अब चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल के बराबर हो, ज्यादा हो चाहे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, अब आप में से कुछ बच्चे जॉइंट या बाई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं रखते हैं, तो मुझे 2 मिनट बताना पड़ेगा। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब किसी एक फैक्ट्री में ऐसा रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, एक मटेरियल से अनेक प्रोडक्ट बनते हैं। क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड, कच्चा तेल सुनते हो, कच्चा तेल जो खाड़ी देशों से आता है, हमारे यहाँ बाड़मेर से निकलता है ना, पेट्रोलियम जो है उसको क्रूड। उस क्रूड से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, कोलतार यानी डामर, है ना, गैसोलीन, जेली, पेट्रोलियम जेली एंड मेनी अदर्स, करीब 15-16 आइटम निकलते हैं उसमें से जब उसकी प्रोसेसिंग होती है। दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क डेयरी होती है, अमूल है, जयपुर डेयरी है ये बगल में। आप जब मिल्क की प्रोसेसिंग करते हो तो उसी से दूध जी जो सप्लाई होता है थैलियों में। नंबर 2 दही, कर्ड, छाछ, पनीर, मावा, बटर, चीज, आइसक्रीम, है ना, योगर्ट, आपके श्रीखंड। आप सोचो एक दूध से कितने प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, कितने प्रोडक्ट, घी, इतने सारे। अब क्या है, ये जितने बन रहे हैं ना, मटेरियल एक ही है, खाली मिल्क, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट, इनको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो है जॉइंट प्रोडक्ट के 2 बेस्ट एग्जांपल, एक तो मिल्क और एक क्रूड ऑयल। अब आओ बाई प्रोडक्ट पे। कई फैक्ट्रियां ऐसा रॉ मटेरियल यूज करती है जिसमें मेन प्रोडक्ट तो आपका बन जाता है, लेकिन वो बाद में कुछ कचरा रह जाता है, स्क्रैप। वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जिसकी बनाने की आपका इरादा नहीं था। एग्जाम्पल के लिए शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने यहां गन्ना लेती है किसानों से और उस गन्ने की पेराई करती है, उसको पूरा मशीनों से निकाल के और उसका जूस निकाल के, और उसका जो कचरा है, जो जैसे गन्ने की दुकान पे वो नहीं लग जाता कचरा साइड में,
वो तो लोग ले जाते हैं, जलाने के काम लेते हैं, वो तो ईंधन है, वो तो फ्यूल है, वो तो ठीक है, गाय पशु भी खा लेते हैं उसको और जला भी लेते हो। अब जो जो गाढ़ा गन्ने का जूस निकलता है ना, उससे फिर शक्कर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए उसको केमिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और उस केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान इस गाढ़े जूस में से जो अलग से पदार्थ निकलता है शुगर के अलावा, चीनी के अलावा, उसको बोलते हैं मोलासीज, MOLASSES, मोलासीज। और वो लिकर इंडस्ट्री, ये जितनी भी हार्ड लिकर बनाती है, कंट्री लिकर जो बनती है, उनमें लिकर इंडस्ट्री में सप्लाई होता है जो रॉ मटेरियल, वो ले जाती है और वो उससे लिकर बनाती है, उससे विस्की और वाइन और ये जो ना उसके अंदर वो उसको यूज करती है। अब शुगर इंडस्ट्री के लिए वो जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है प्यूरिफाई करने के बाद, वो शुगर इंडस्ट्री के लिए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि आपका मेन प्रोडक्ट तो शक्कर है ना। सिमिलरली ऑयल की जितनी, ऑयल मिल जो है जो सीड ऑयल बनाती है, कुकिंग ऑयल जो हमारे किचन में है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, या आपके जितने भी ये कोकोनट ऑयल है, ये जितने भी तिल का तेल है, ये सब, अब ये जब ऑयल प्रोसेसिंग करते हैं तो उस ऑयल प्रोसेसिंग में जो आपके सीड का जो पार्ट रह जाता है, जैसे आप ये जो घानी के अंदर जो वो पिसते हैं, जब है ना बीज पिसते हैं, जो मूंगफली है या नारियल है, कोपरा है, या इसके अलावा जो सरसों है, ये पिसती है, तो ऑयल कंटेंट तो एक तरफ निकल जाता है, लेकिन वो बुरादा तो रह जाता है ना, वो उनके लिए बाई प्रोडक्ट है, और वो बाजार में बिकता है जानवरों के लिए, वो चारा है, कैटल फूड होता है वो, दैट इज। एक मिनट, कौन है? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। शिवम, शिवम कोई अर्जेंट है? मेरी क्लास चल रही है अभी, मैं इवनिंग में फ्री हूँगा 7 बजे बाद, कुछ अर्जेंट है तो बोलो। तो आप इवनिंग में कॉल करना मुझे, अभी इवनिंग में 7 बजे बाद। तो अब 2 तरह की बात है, देखो ये कुछ एग्जांपल ले रहे हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है? आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है। आप ऑयल मिल चला रहे हो, उसमें जो कैटल फीड निकलता है, जिसको शुद्ध हमारी देसी मारवाड़ी भाषा में खली बोलते हैं, खल काकड़ा किसी ने सुना हो तो, जानवरों के काम आता है, कैटल फूड होता है, बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा बिकता है। इट्स टोटल हाइजीन फूड। जिन जानवरों को, जिन गाय भैंस को वो फूड यदि मिल जाए तो उनके तो दूध की नस्ल ही अलग हो जाती है, फिर वो हाइजीन फूड होता है, बहुत महंगा बिकता है, बट उस फैक्ट्री के लिए वो एक बाई प्रोडक्ट, और वो जितने भी कैटल फीड वाले होते हैं उनको बेच देते हैं। सिमिलरली ये मार्बल के जो स्लैब बनाते हैं, माइन से मार्बल लाते हैं और उसकी चिराई कराते हैं, और उसमें फिर टुकड़ियां निकलती है उसकी, उसको स्लेरी बोलते हैं, मार्बल स्लेरी, और करेजी भी कहते हैं कुछ लोग। अब वो टुकड़ियां बिकती हैं इनकी, वो लोग ले जाते हैं, लेकिन आपके लिए तो स्लैब बच गया ना मेन, क्यों? कि ये मेन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के दौरान जो साइड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जिसका आपका इरादा नहीं था, वो बेसिकली बाई प्रोडक्ट। और इसका एग्जांपल जैसे सोप मैन्युफैक्चरिंग है, साबुन बनता है, तो साबुन बनने की प्रोसेस के दौरान साबुन तो आप बना लेते हो, चाहे बाथिंग शॉप है, चाहे वॉशिंग शॉप है, लेकिन उस दौरान ग्लिसरीन निकलती है, और ग्लिसरीन फिर बिकती है, और साबुन वाली फैक्ट्री ग्लिसरीन की मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ग्लिसरीन ये आगे मेडिकल कंपनियों को देती है जो अपने मेडिसिन में यूज करती है। जानते होंगे ग्लिसरीन तो। ये एग्जाम्पल, यस सर, बहुत सारे एग्जाम्पल, बाई प्रोडक्ट के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बाजार में। और जॉइंट प्रोडक्ट के मोटे मोटे एग्जाम्पल या तो क्रूड रिफाइनरी, जो बड़ी रिफाइनरियां हैं, और या फिर आपके मिल्क डेयरी। अब इस एएस का इस बारे में क्या व्यू है? क्योंकि आपकी फैक्ट्री में बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट भी तो बनते ही होंगे ना। अब उनका प्रॉब्लम ही एक है, जब आप बाई प्रोडक्ट बनाते हो तो मेन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल डालते हो, बना के, और मेन प्रोडक्ट तो निकल गया, वो साइड में जो बाई प्रोडक्ट बच गया उसको बेचोगे, तो उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो आपकी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देगा। आज यदि मैंने मार्बल की फैक्ट्री लगा रखी है, गैंगसा लगा रखा है चिराई का, और बड़े बड़े पत्थर में खानों से लाके चिराई करके स्लैब बनाता हूं, अब वो जो टुकड़ी निकल गई वो मेरे क्या काम की, लेकिन जो आएगा लेने, उससे जितना बन पड़ेगा लेके उसको विदा करूंगा, लेकिन वो पैसा मेरी तो मार्बल की कॉस्ट में से कम हो गया ना। सिमिलरली यदि मैंने ऑयल मिल लगा रखी है और मैं अपना ऑयल का बिजनेस करता हूं और ऑयल बना के बेचता हूं अपनी पैकिंग वैकिंग करके बोतल में, पीपों में, लेकिन इस दौरान जो खली निकलती है, यानी वो स्क्रैप निकलता है, कैटल फूड, उसको बेचने से मेरी ऑयल को कॉस्ट तो कम होगी ना। तो बाई प्रोडक्ट को बेचने का जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो आपके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देता है। ये एएस भी कहता है, ये कॉस्टिंग भी कहती है। ये जो बच्चे कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं इनको पता है। और आप जो मेन प्रोडक्ट का प्रोसेस अकाउंट बनाओगे उसमें बाई प्रोडक्ट की रियलाइजेशन वैल्यू को प्रोसेस में क्रेडिट करने से कॉस्ट कम हो जाएगी। अब जॉइंट प्रोडक्ट की बात करो, यदि आपने क्रूड ऑयल मंगाया बड़ी बड़ी खाड़ी देशों से,
बहरीन और दुबई, ये जितना भी शारजाह वगैरह यहाँ से अबू धाबी से या बाड़मेर से, और आपने रिफाइनरी में लाखों गैलन क्रूड ऑयल डाल दिया, कच्चा तेल, और अब उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब बन रहे हैं। अब इस केस में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट ही है, सारे ही मेन है। हमारे लिए पेट्रोल डीजल में भेद हो सकता है, कंपनी के लिए तो मार्जिन दोनों में सेम है, वो तो पर लीटर उतना ही कमाती है दोनों में। अब ये उस केस में उस जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाने में, प्रोसेसिंग में मटेरियल तो एक कॉमन ही था ना, और उस पर लेबर ओवरहेड भी लगे होंगे। अब उन खर्चों का बंटवारा कैसे करो? नो मेथड है, 9 मेथड्स जो कॉस्टिंग में है, एफएम में, यहाँ एएस में नहीं। एएस तो यहाँ बला टाल देता है। जो अच्छी सूटेबल मेथड, रैशनल मेथड, इंटेलिजेंट मेथड, आपके इंडस्ट्री को जो अच्छी मेथड लगे वो यूज करो, इंडस्ट्री लाइन के साथ चलो। आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप मिल्क डेयरी प्रोडक्ट बनाते हो, और आपके मिल्क डेयरी वाले जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा, ये जो शामिल में कॉस्ट खर्च होती है, उनका बंटवारा सारे जॉइंट प्रोडक्ट को कैसे करोगे? जो मिल्क इंडस्ट्री यूज कर रही है। अब एएस तो इसको बोल के बला टाल देता है, लेकिन हमें कॉस्टिंग पे जाना पड़ता है फिर। तो जब आप लोग कॉस्टिंग ये तो पढ़ चुके, आप लोग पढ़ोगे तो उस समय ये सब चीजें सीखने को मिलेगी आप कि जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में। लेकिन अभी आपके इस एएस में ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो कॉस्टिंग में आ जाता है। फिर भी थ्योरी क्या कहती है? इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, व्हेन cost of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on the rational and consistent basis। ये बड़ा टालने वाली बात है। रैशनल बेसिस होती है मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी विवेकपूर्ण, बुद्धि के साथ, और कंसिस्टेंट होती है लगातार। आप एक मेथड पकड़ लो जो सबसे अच्छी है। अब मैंने कहा ना 9 मेथड है इसकी, जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट बांटने के 9 मेथड है, उनमें से जो एक पकड़ना पकड़ लो, जो आपको सबसे अच्छा सूटेबल है, और लगातार फॉलो करो। For example, the allocation may be based on the relative sales value of the each product, which is either identifiable at the stage of production process or at the completion of product। आपके बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट जहां अलग अलग हो जाते हैं, आपने क्रूड ऑयल को प्लांट में डाला, प्रोसेसिंग करी, एक लेवल पे आके और सब अलग थलग हो गए, पेट्रोल इधर गया, डीजल उधर, अलग अलग पाइपलाइन से अलग अलग टैंकर में गए, तो वहां तक का खर्चा, वहां की जो उनकी सेल्स वैल्यू, उसके रेशो में बांट दो। ये वन ऑफ द 9 मेथड है ये, बट अभी आपको ये मेथड डिफाइन नहीं करनी है। सेकेंड, इन केस ऑफ बाई प्रोडक्ट, व्हेन द बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप और वेस्टेज ऑफ मटेरियल आर इमेटेरियल, दे आर मेजर्ड एट एनआरबी। यदि आपके बाई प्रोडक्ट की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू बाजार में है नहीं, बहुत कीमती नहीं है, मामूली सा बाई प्रोडक्ट निकलता है, और उसको भी लोग यूं थोक के भाव ले जाते हैं, छोटा अमाउंट देके, तो ठीक है, उसकी जो रिलायजेबल वैल्यू, उस पर वैल्यू कर लो। नेट रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। बस खत्म करो। अब आओ अदर कॉस्ट। अब आपको ध्यान हो तो कल हमने कॉस्ट में 3 कैटेगरी डिवाइड करी थी, आपको ध्यान हो कि कॉस्ट क्या क्या होती है। ये पढ़ो यहाँ पे पैरा नंबर 6 में। पहली कौन सी कॉस्ट थी? परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो आपने कल ये सारा पढ़ के क्वेश्चन नहीं कर लिया था साथ के साथ? हाँ सर, कर लिया था, है ना। सेकंड नंबर कौन सी थी? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट। अब तीसरा कौन सा है? अब ये जो है ना, ये बड़ी गोलमोल भाषा होती है। एनी अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब ये खर्चे कॉस्ट का ही पार्ट है। अब एएस का इस बारे में क्या कहना है? यहां पे अदर कॉस्ट, पैरा 11, कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आप यदि किसी कस्टमर, वैसे यूजुअली मैं मेरी फैक्ट्री में जैसा माल बनाता हूं, अब आप में से कोई अजीब सा कस्टमर निकल के आया, सर मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं, ऐसा बनाओ, मेरे प्रोडक्ट की डिजाइन तो ये होनी चाहिए, तो भैया तेरे एक्स्ट्रा पैसे ले, बोला सर मैं देने को तैयार, लेकिन मेरे प्रोडक्ट थोड़ा बाकियों से हटके होना चाहिए। जैसे अभी गाड़ियों में लिमिटेड एडिशन नहीं आता है, अरे सुनते होंगे लिमिटेड एडिशन, वॉचेज में भी आता है, गाड़ियों में। अब वो लिमिटेड एडिशन क्या है? बेवकूफ बनाने का तरीका है। उसमें कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा, वो कोई डिजाइन में थोड़ा चेंज कर दिया, छत चेंज कर दी, कलर चेंज कर दिया। लिमिटेड एडिशन वॉच है, लिमिटेड एडिशन कार है, लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है। कहेगा लिमिटेड एडिशन, इंजन तो वही है ना। बट अब इस केस में इसकी स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है। ये एक एग्जांपल। प्लस कल एक एग्जांपल दिया, मेरी फैक्ट्री भिवाड़ी में है और मेरा गोडाउन और वेयर हाउस जयपुर में है, तो मैं वहां से यहां बेचने के लिए स्टोर करूंगा तो खर्चा तो लगेगा ना बीच में, ठीक है? यस। अब देखो ये एक टर्म ऐसी है जिसको आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये क्या अजीब सा नाम यूज लिया, क्या यूज लिया भाई? कॉस्ट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखते हैं, हमें तो मैथमेटिक्स ध्यान आती है कि हम तो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये जब ही तो कोई फॉर्मूला बनता है।
जैसे अभी रेशियो पढ़ा था तो रेशियो में फॉर्मूले थे सारे। Yes, अब sir. नाम तो दिखेगा फॉर्मूला, और अभी नीचे पढ़ोगे तो माथा पकड़ लो, सर ये कहीं का फॉर्मूला हुआ। अब देखो जरा क्या है। कॉस्ट फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, पैरा 1417, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या स्पेसिफिक प्राइसिंग मेथड। पढ़ना जरा। इट इज अ मेथड इन विच द cost is directly linked with the specific item of inventory. Under this method, unit in inventory are specifically identified. Each unit cost is identified with particular invoice. In the following cases, this method is adopted. Item of inventories are not ordinarily interchangeable. Goods or services produced and segregated for specific project. For example, this method is used in jewelry shops, antique shop, automobile, electronic items. ये हैं चारों एग्जांपल आपके। इलेक्ट्रिक नहीं होगा वो भी लिख लो। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका, हमारे को समझ भी नहीं आया बोलना क्या चाह रहा है। तो एक बात याद करो, अभी फाउंडेशन में आप लोग इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ के आए थे, है ना। Yes, sir. मेरी शॉप में, मेरे गोडाउन में, मेरे शोरूम में जैसे जैसे माल आता है और मैं बेचता जाता हूं, आता रहता, बिकता रहता, फ्लो चलता रहता साल भर। एंड ऑफ द ईयर मेरे शोरूम में कुछ आइटम अनसोल्ड बचे रह गए। अब वो जो बचे रह गए वो कौन सी प्राइस के रह गए, जो शुरू वाले थे वो, या बीच में आए थे, या लास्ट में आए थे? जो लास्ट में आई थी। डिपेंडिंग अपॉन मेथड। आइदर यू अज्यूम फीफो, आइदर यू अज्यूम फीफो। तो Yes, फीफो sir. अज्यूम करोगे तो पहले वाले निकल के बाद वाले में से बचा ना, Yes, या sir. एज्यूम लीफो, या सिंपल, या वेटेड एवरेज। यस ये Yes, कॉस्ट sir. इसको फॉर्मूला कहते हैं। दिस इज कॉस्ट फॉर्मूला। लेकिन ये कब यूज लेना पड़ता है? जब आपकी फैक्ट्री में या शॉप में या आपके शोरूम में जो माल आता और जाता है वो ऐसा इंटरचेंजेबल है आपस के अंदर कि पता नहीं लगता कौन सा बचा हुआ। पेट्रोल पंप वाले, डीजल पंप वाले, हम पेट्रोल डीजल भराने जाते हैं, ऊपर हम तो फ्लोर पे चल रहे होते हैं गाड़ियां, लेकिन नीचे तो टैंक भरे हुए होते हैं ना। और वो जो बाहर से टैंकर गाड़ियां, जो टैंकर आते हैं, ट्रक आते हैं, वो टैंकर तो उसी में खाली होता है ना। अब आप सोचो साल भर में इनके कितने टैंकर आ जाते होंगे और कितना ये जनता को पेट्रोल डीजल बेच देते होंगे। एंड ऑफ द ईयर जो इनके 31 मार्च को पेट्रोल या डीजल टैंक में जो लीटर बचे रह गए, कौन सा वाला है? लिक्विड है ना, लिक्विड है ना। ऊपर वाला भी आके हिसाब नहीं कर सकता भैया इतना लीटर ये, इतना लीटर ये। अब क्या करें इस केस में? अजम्पशन, शायद जो शुरू में आया था वो बिक गया और बाद वाले में से बचा है, वरना तो मिक्स हो गया था ना अंदर जाके। दिस इज इंटरचेंजेबल नेचर ऑफ इन्वेंट्री। ऐसी इन्वेंट्री जो आपस में मिक्स होती रहती है और अब एंड में जो बची वो पता नहीं कौन सी बची। तो अजम्पशन बेस्ड मामला है, हम तो फीफो मान लेते हैं जी, जो बाद में आए वो टैंक बचे हुए हैं, बाकी शुरू वाले तो निकल गए। और या फिर वेटेड एवरेज, ये एएस दो मेथड को मान्यता देता है, ओनली फीफो एंड वेटेड एवरेज। Weighted average. इस एएस के मुताबिक लीफो मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज एट ऑल, क्योंकि लीफो मेथड इलॉजिकल भी तो है। नहीं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर माल पेरिशेबल नेचर का भी नहीं होता, मिक्सेबल भी नहीं होता, कार्टन या बॉक्सेज आते हैं। अब आपके गोडाउन में आप भरे जा रहे हो, कस्टमर आया आगे से नहीं, अब वो वर्कर जो है ना वो क्या पीछे जाके थोड़ी निकाल के आएगा, पीछे वाले वो आगे से ही देते जाते हैं। अब वो आगे से जितने देते जाएंगे, कभी माल नहीं आया तो वो आगे तक डीप में भी पहुंच जाओगे, इस बीच आ गया तो वापस भर दिया, फिर उसमें से दे दिया, तो वो जो एंड में बेचारे लाइन में पड़े रहते हैं, पड़े ही रहते हैं हमेशा। अब इसलिए आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी चीज को। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, पॉसिबल तो है, बट एएस कहता हम नहीं मानते, इलॉजिकल है। तो एएस दो ही मेथड मानता है, या तो फीफो या वेटेड एवरेज, क्योंकि सिंपल एवरेज भी घटिया एवरेज होती है, क्योंकि सिंपल एवरेज केवल प्राइस का एवरेज करती है, वो क्वांटिटी काउंट नहीं करती, इसलिए सिंपल एवरेज अच्छी एवरेज नहीं होती। अब आप सोचो, यदि आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, मिक्सिंग नेचर की है, तब तो ये मेथड यूज करोगे, ये कॉस्ट फॉर्मूला कहलाता है। फीफो मेथड इज ए कॉस्ट फॉर्मूला, वेटेड एवरेज इज ए कॉस्ट फॉर्मूला। लेकिन यदि आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, आपस में मिक्स नहीं होती, और एंड में जो इन्वेंट्री आपके गोडाउन में बची रह गई, शोरूम में बची रह गई, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। Specific. एग्जाम्पल सुन लो, आज ये कार डीलर या मोटरसाइकिल स्कूटर वाले डीलर होते हैं, ये कंपनियों से गाड़ियां मंगवाते हैं, मारुति और होंडा और हुंडई और बजाज और कावासाकी, जो आपकी गाड़ी। अब साल भर इनकी गाड़ियां आती जाती रहती है, एंड में जो गाड़ियां शोरूम पे खड़ी रह गई, एज एन ऑडिटर यदि आप पता लगाना चाहो कि ये गाड़ी कौन सी वाली है, कौन से लॉट में आई थी, तो क्या उनपे इंजन नंबर, चेसिस नंबर नहीं होते? और जो इनवॉइस आया होगा कंपनी का, उसमें इंजन और चेसिस नंबर लिखे हुए आते हैं और उसकी रेट लिखी हुई आती है।
आप इमीडिएट बंदे से बोलोगे, आप शोरूम में जो वर्कर है, भैया ऐसा है कोरा पन्ना लीजिए और हर गाड़ी के इंजन नंबर पे रख के और पेंसिल से रब कर, कभी लिए इंप्रेशन? ये क्या इंजन पे एम्ब्रोज किए हुए होते हैं, गड़े हुए होते हैं अक्सर, और आप कोरा पन्ना रख के यदि पेंसिल घुमाओगे ना थोड़ी देर, जितने में अक्षर छप जाएंगे उसमें। कर क्या? और अब बताइए कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी है, मैं थोड़ी जा जाके एक एक नंबर लिखूंगा, वो पन्ने पे इंप्रेशन आ जाता है। अब निकाल इनवॉइस कंप्यूटर में और अब बताइए कौन कौन से इनवॉइस में ये इंजन चेसिस नंबर की गाड़ी आई थी, वो इतने रुपए की गाड़ी बची हुई है तेरी, क्या जरूरत है फीफो लिफो करने की? या नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में फ्रिज और टीवी और वॉशिंग मशीन सब आते हैं, आप देखो हर एक के पीछे सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं, होते हैं हाँ, होते हैं। मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। अब आपको इस केस में वो टीवी आपस में मिक्स थोड़ी हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए आके, वो तो सेपरेट पीस पड़े हैं ना, आप उसके बॉक्स पे सीरियल नंबर से पता लगा लो। सिमिलरली ज्वेलरी शॉप्स, ये ज्वेलर्स जितने भी ज्वेलरियां बेचते हैं, डायमंड और गोल्ड और सिल्वर, इनके हर एक पे टैग लटके हुए होते हैं और उस पे वजन और डेट और उसका सारा ग्राम कैरेट वेरेट सब छपे हुए होते हैं। क्या जरूरत है जी आपको फीफो लिफो करने की? जो बैंगल्स, जो चेन, जो रिंग, जो कुछ बच गए वो आपके सामने पड़े, हर एक पे टैग लटका हुआ, वैल्यू देख लो ना कितने के। क्या जरूरत है फीफो लिफो करने की? सिमिलरली एंटिक शॉप्स जो एंटिक पीसेस बेचते हैं, हर एंटिक पीस के ऊपर अलग से डेट प्राइस लिखी हुई होती है। इट मींस ये इन्वेंट्रियां इंटरचेंजेबल नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो फीफो लिफो वेटेड, नथिंग, एक्चुअल बेसिस के ऊपर। या फिर आपने किसी कस्टमर स्पेसिफिक के लिए माल बनाया और वो माल आपके पड़ा और उस पर लिख दिया ये फला कस्टमर का माल है, तो उसमें तो जो खर्चा है वो आपको अलग से पता है ना, अब वो दूसरों का थोड़ी है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए माल बनाया है ना। इट मींस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक प्राइसिंग मेथड, इसमें कहीं फीफो लिफो की जरूरत नहीं है। बिकॉज अब थोड़ा टेक्निकल भाषा है, समझो। इट इज अ मेथड इन विच द कॉस्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्पेसिफिक आइटम ऑफ इन्वेंट्री। हर आइटम ऑफ इन्वेंट्री की कॉस्ट आपको डायरेक्टली लिंक पता है। अंडर दिस मेथड यूनिट इन इन्वेंट्री स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड ईच यूनिट कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर इनवॉइस। अभी मैंने कहा ना गाड़ियां शोरूम पे खड़ी है, इंजन चेसिस नंबर से मिला लो इनवॉइस पे, वो गाड़ियां खड़ी है आपकी सारी और वो इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी कॉस्ट है। इन द फॉलोइंग केसेस दिस मेथड इज यूज। इस मेथड को यूज करने की पहली शर्त, आइटम ऑफ इन्वेंट्री आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, मतलब मिक्सिंग नेचर के नहीं है, वो आपस में सेपरेट पीसेज है। सेकेंडली, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। आपने किसी कस्टमर के लिए माल बनाया तो आप उसको अलग करके रख लो। अब ये कुछ 4 एग्जाम्पल है, लेकिन इनके अलावा यदि ये मामला हुआ तो इन केस ऑफ इंटरचेंजेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्री, अभी मैंने पेट्रोल डीजल का एग्जांपल नहीं दिया, बोलो। अब पेट्रोल डीजल के केस में तो आपके आइटम आपस में मर्ज नहीं हो जाएंगे, मिक्स नहीं हो जाएंगे, तो ऐसे कई तरह के केमिकल, कलर, पाउडर, ये भी तो आते हैं फैक्ट्रियों में। आपकी फैक्ट्री में कोयले ट्रक भर भर के आते हैं और कोयला खाली हुआ पड़ा है, कोई पाउडर या कोई केमिकल खाली हुआ पड़ा है और ये ढेर लगा हुआ है। अब उसमें इतनी बार ट्रक आए और खाली हुए और आपने यूज ले लिए, अब आपको क्या पता कौन सा पाउडर बचा हुआ है, कौन सा केमिकल बचा हुआ है। प्रॉब्लम इज दैट अब इस केस में अजम्पशन है ये दो। इन केस ऑफ इंटरचेंजेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्री फीफो मेथड कैन बी यूज्ड। अब फीफो मेथड का लॉजिकल सेंस देखो क्या है, उसकी अजम्पशन क्या है। द फीफो फॉर्मूला, अब इसको फॉर्मूला बोलते हैं लोग, ये इस टॉपिक का जो नाम है ना, इसको देखते ही बच्चे को लगता है फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम, कोई फॉर्मूले नहीं है, ये फीफो लिफो ही फॉर्मूला है बस। The FIFO formula assume that item of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first, and consequently the item remaining in the inventory at the end of period are those most recently purchased or produced. देखें समझ में आया क्या बोल रहा है? अरे इतनी टेढ़ी भाषा तो नहीं है भाई। यस सर। जो आइटम आपने पहले खरीदे वो पहले बिक गए, जो पहले बनाए वो पहले बिक गए। बनाते हो तो पहले बनाने वाले पहले गए, खरीदते हो तो खरीदने वाले गए, तो जो बचे हैं वो तो बाद वाले बचे होंगे ना, जो अभी रिसेंटली बनाए। वेटेड एवरेज मेथड, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड एंड द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम परचेज और प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। मेरे पास में 1000 यूनिट साल के शुरू में पड़ी थी, 20 रुपए यूनिट वाली, 20,000 का माल था। बार बार मैंने 6 बार माल खरीदा अलग अलग रेट पे, अलग अलग रेट की अलग अलग क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई करूंगा ना। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला याद करो, X1 W1 X2 W2 X3 W3 डिवाइडेड बाई W1 W2 W3, यही होती है ना वेटेड एवरेज। यस ये वेटेड एवरेज मेथड हो गया। अब इसको क्या बोलता है ये एएस, ये जो फीफो लिफो वेटेड एवरेज, इनको क्या बोलता है? फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है डार्क लेटर्स के अंदर, ढंग से देख लो
क्या अंडरलाइन है? There is no recognition for LIFO method under this AS. AS2 LIFO method जानता ही नहीं होती क्या है, और एवरेज में भी वेटेड यूज करता है, सिंपल नहीं। सिंपल एवरेज अच्छी एवरेज नहीं होती, खराब होती, बेकार एवरेज होती। अब टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब ये बताओ, आप यदि इन्वेंट्री रेडीमेड परचेज करते हो एज ए स्टॉक इन ट्रेड, आप शॉपकीपर हो, रिटेलर हो, दुनिया जहां का माल आपके पास अलग अलग जगह से आता है, एंड ऑफ द ईयर जो आपकी इन्वेंट्री शॉप में बची रह गई, वो जितने आइटम बचे रह गए, उनकी यदि आपको कोई वैल्यू मांग ले कि आज बताओ ये जितना माल आपके बचा रह गया, इनकी काउंटिंग करके बताओ कितने पीस कितने रुपए वाले बचे हुए, एंड यू आर ए रिटेलर, और आपके रिटेल शॉप है, जनरल मर्चेंट शॉप, किराना शॉप। अब जरा आज हमारे देसी किराना शॉप पे, जो देसी स्टाइल में, जो अपने राजस्थान में, इंडिया में कहीं भी है, किराने की दुकान पे जरा अंदर तक चक्कर मार के हो एक बार, वो होती है ना डीप बनी हुई, हाँ सर। और चारों तरफ शोकेस भरी हुई होती है, और फर्श भी खाली नहीं होती है। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किराने की दुकान की बात कर रहा हूं। हाँ सर। आप जरा आइटम्स पे निगाह मारो, इधर आपके टूथपेस्ट के भी ब्रश भी लटके हुए हैं, इधर आपके बिस्किट भी है, इधर नमकीन के पैकेट भी है, नीचे चीनी की बोरी भी पड़ी है, नीचे चाय पत्ती का पीपा भी पड़ा है, तेल के पीपे भी पड़े हैं। आप देखो बेचारे का क्या मैनेजमेंट होता है उसका। और ईयर एंड हो गया, 31 मार्च को इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, सारा दिन भी लगा देना वो और उसके घर वाले, तो क्या उन आइटम की लिस्ट बना के और उनकी काउंटिंग करके रेट मल्टीप्लाई करके इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल देंगे? नो सर। वो कहेंगे साहब ऐसा आप जानो, आपका एएस जाने, मेरा तो सीधा फंडा है, मैं तो मेरा रिटेल जो मार्जिन है, जीपी रेट है, उससे इन्वेंट्री का पता लगा लेता हूं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम में लगाते थे हम। मेरे पास साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक था, करंट ईयर में खरीदा, करंट ईयर में सेल बेचा, और जो बेचा उस पर जीपी मुझे पता है, वो रख दूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी ना। यस सर। क्या लिस्ट बनाने बैठूंगा पूरे सामान की? मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं तो ऐसे निकालता हूं, दैट इज अ रिटेलर। लेकिन यदि आप किसी इंडस्ट्री की बात करो, किसी फैक्ट्री की बात करो जो माल बनाती, मैन्युफैक्चर करती है, क्या वो ये कहेगा कि हमें क्या पता माल कितना बचा हुआ है? नो सर। भाई साहब तुम इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हो, तुम कोई किराने के दुकानदार नहीं हो कि तुमने यूं हाथ खड़े कर दिए, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हो। कॉस्ट शीट तो बनाते हो ना अपनी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं आती क्या? और वो जो कॉस्ट पर यूनिट है उससे आपके जो वेयर हाउस में माल पड़ा है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम? या तुम्हारे प्लांट में जो मशीन माल चल रहा है उस पर अब तक कितना खर्चा हो गया, तो उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो पता लगा सकते हो, कितना स्टेज हो गया कंप्लीशन का। और रॉ मटेरियल जो पड़ा है उसकी भी तो तुम्हें मालूम है ना कितनी क्वांटिटी क्या रेट वाली है। तुम यूं हाथ खड़े नहीं कर सकते रिटेलर की तरह, सर मैं तो जीपी रेट से निकालूंगा स्टॉक, तेरे लिए बस ये चीज शोभा नहीं देती, जरा ढंग से सोच। तो इस एएस ने दो बातें बोली है, टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट पैरा दिस, बस ये कॉस्ट के लास्ट पैरा है, अभी इसके बाद तो एनआरबी आ जाएगी। द फॉलोइंग टेक्निक पढ़ो जरा, कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है इंडस्ट्रीज में कॉस्ट मेजर करने के लिए। श्रेया बोलना है कुछ? नो सर। पढ़ो। देखो एएस की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, हम लोग बताते हैं तो आसान लगती है, बच्चा पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता, भगवान जाने क्या बोल रहे हैं। एएस एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट आर यूज्ड व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब नॉर्मली जो कॉस्ट खर्च होती है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। रिटेल मेथड ये यूज करते हैं रिटेलर्स, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, these method may be used for convenience if result approximate the actual cost। आप इन मेथड को एक नियर अबाउट रिजल्ट निकालने के काम में ले सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इट टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, सप्लाई, सप्लायर्स नहीं इसको सप्लाईज कर लेना, सप्लायर तो क्रेडिटर होता है, सप्लाईज बोलते हैं जो रॉ मटेरियल के अलावा जो माल यूज होते हैं। लेबर, efficiency, capacity, they are regularly reviewed and if necessary revised in the light of सीधी सीधी भाषा में बोलो,
जो इंडस्ट्री माल बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अदर सप्लाईज, रॉ मटेरियल के अलावा जो ऑयल, ग्रीसिंग, लुब्रिकेंट वगैरह, जो कलर, केमिकल, पाउडर, ये सब, प्लस लेबर, उनकी एफिशिएंसी और सारे खर्चे जितने भी कैपेसिटी यूज करने में, इन सबको जोड़ के पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। और इस मेथड को ये हर साल रिव्यू करते हैं, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है। ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, लेकिन रिटेल, ये कॉस्टिंग मेथड है यूं बोलो आप, लेकिन ये रिटेल मेथड। अब क्वेश्चन इसका आता है, उसका नहीं आता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन कॉस्टिंग में कवर हो जाता है। इट इज यूज्ड फॉर, रिटेल मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री ऑफ large number of rapidly changing item with low unit cost that have similar margin and for which it is impractical to use the costing method. आज एक किराने का दुकानदार, वो कहां से बेचारा आपको एक एक आइटम की कॉस्ट गिन गिन के टोटल करके बताता फिरेगा, क्योंकि उसके आइटम्स की संख्या बहुत होती है, कितनी लार्ज वैरायटी में काम करता है वो। कभी प्रैक्टिकल ही किसी किराने की दुकान पे जाके पन्ना ले जाके और आइटम देख देख के नाम लिखना, ये टूथपेस्ट, ये साबुन, ये ब्रश, ये ब्लेड के पैकेट, ये पेंसिल सेल, बैटरी, है ना, ये चीनी, ये चाय, ये हल्दी, ये मसाला, ये धनिया, ये फलाना, ये बिस्किट, ये नमकीन। आप देखो ना किराने की दुकान से कई जने प्रिंटेड नहीं रखते हैं वो घर में लेने के लिए। जैसे आज हम जिनसे ज्यादा सामान लाए, आजकल क्या इन्होंने प्रिंट करवा लिए और उसमें उसके आगे आपको खाली क्वांटिटी लिख के देनी होती है और वो अमाउंट भर के आपके घर पे भेज देता है जब हम महीने का राशन लाते हैं। अब उसके आइटम मोर देन 100 होते हैं, वो बेचारा कहां से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेगा एंड ऑफ द ईयर। उसके लिए रिटेल मेथड होती है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम विथ लो यूनिट कॉस्ट दैट हैव सिमिलर मार्जिन एंड फॉर विच इट इज जस्ट इम्प्रैक्टिकल टू यूज कॉस्टिंग मेथड। द कॉस्ट अंडर दिस मेथड कैलकुलेटेड इज बिलो। रिटेल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट द लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट लाइन। यदि आपकी अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो आप अलग अलग जीपी रेट भी ले सकते हो। अब इसका एक छोटा सा वो देखो आप, ये एग्जांपल 5 अर्चना के नाम से जो दिया हुआ, इसको पढ़ो जरा। सर, हाँ जी सर ये राशन शॉप वाले मतलब एनआरवी कैसे निकालते होंगे उसकी? वो एनआरबी कंपेयर ही नहीं करते ये लोग। तो सर फिर वायलेशन हो गया ना ये है, लेकिन अब इन लोगों का पब्लिक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बाजार में नहीं आते ना इनके डॉक्यूमेंट। क्या ये राशन की दुकान वाले ये मार्केट में इनके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होते हैं क्या? आप और हम कभी इनकी बैलेंस शीट P&L पढ़ते हैं क्या? नहीं हमें जरूरत ही क्या है। लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन के देखते हैं? कंपनियों। क्यों? आप उसमें इन्वेस्टर बनना चाहते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रियल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी कंपनियों में हो पाती है। आप लोग भी कल ऑडिटों पे जाओगे तो ये छोटी मोटी ऑडिटें करोगे ना लोकल दुकानों की, आप भी ये साइड में रख दोगे उस समय, ठीक है? ओके सर। आप पढ़ो। अर्चना ने परचेज करी 85,000 की, उसने 1,05,000 में कुछ आर्टिकल बेचे, एवरेज जीपी रेट है 25%, ओपनिंग स्टॉक था 15,000। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? अब देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के 2 तरीके। यदि मैं बोर्ड पे आपको एक अर्चना का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ठीक है, तो ये बताओ उसके पास ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए था? 15,000। उसने परचेज कितने की करी? 85,000। माल कितने का बेचा? 1,05,000। और इस पे इस 1,05,000 जो बेचा उस पे जीपी कितना है? 25%। आप यहाँ ढंग से पढ़ लेना। यस, यही तो बीमारी है ना, इसी में तो मात खाते हैं हम लोग। हाँ, जो मार्जिन कॉस्ट का 25% होता है वो सेलिंग प्राइस का 20%। वो मार्जिन कन्वर्जन का वीडियो इसीलिए तो डालता हूं ना मैं, बहुत जगह काम आता है। कभी इंश्योरेंस क्लेम में, कभी आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, कभी यहाँ एएस में, कभी कोई पार्टनरशिप में, भगवान जाने कहाँ फिट हो जाए वो। 25% कॉस्ट पे है, तो जो मार्जिन कॉस्ट का 25% होता है वो सेलिंग प्राइस का 20% होता है। जीपी 25% ऑफ कॉस्ट और 20% ऑफ सेल्स। तो 31,000 हो गए, 21,000 21,000। अब 85, 21 और 15, 1 21 में से गए कितने बचे?
तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं रह गया? Yes, sir. अब इसको निकालने का देखो एएस क्या तरीका बताता है। एएस का सिस्टम देखो क्या है, क्या क्या किया इन्होंने, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जोड़ के मार्जिन जोड़ दिया उसमें, लेकिन ये 25% कॉस्ट का नहीं है, सॉरी कॉस्ट का ही है। हाँ, जोड़ो कितना हुआ? अब ये बताओ, ये जो 125 है, ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज की सेल्स वैल्यू हो गई। उसमें से आपने जो बेचा, तो अब तो दोनों वैल्यू सेम ग्राउंड पे है ना, तो जो बचा 20,000 वो क्या? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। Selling price. इसमें मार्जिन घटा दो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 16,000। ये रिटेल मेथड है। सर एग्जाम में जैसे आपने बताया वैसे भी करके आ सकते नहीं नहीं, वो नहीं करना। एएस का क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है आपको। ओके सर। एएस के क्वेश्चन में तो आपको जो तरीका बताया ना वही फॉलो करना पड़ेगा। सर सीओजीएस से कर सकते हैं? सीओजीएस से कर सकते हो, इनर कॉलम में कैलकुलेशन बताओगे फिर। सेल्स में से जीपी माइनस कर देते हैं और फिर ओपनिंग और फिर भी मोहित मैं यही कहूंगा कि ये लोग क्या, फिर वो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसके आंसर से आपकी वर्किंग मैच नहीं करेगी। बोलो, हो गया? नोटबुक में नोट डाउन कर ले। ये कर लो, क्या नहीं कर सकते, आराम से करो। ओके सर। आप लिख दो एग्जाम्पल नंबर 5। हो गया? अब देखो दो जगह बचना, ऊपर तो आपने 25% जोड़ा वो कॉस्ट का है, और नीचे जो 20% घटाया वो सेलिंग प्राइस का है। Selling price. हाँ, इससे जरा बच के चलना। एग्जाम में जिस बच्चे ने कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में लापरवाही कर दी ना, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक 4 अटेम्प्ट पहले 2019 के एग्जाम में एक बच्चा था, नवंबर 19 में रैंक का बच्चा था, ऑल इंडिया रैंक का, गारंटीड रैंक थी, 4 नंबर से रैंक रही थी, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें जीपी रेट कॉस्ट पे गिवन नहीं थी, सेलिंग पे गिवन थी, जीपी कॉस्ट पे लगा के आ गया। न उसका ट्रेडिंग अकाउंट, न पीएनएल, न बैलेंस शीट, सब मिसमैच हो गए, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया उसका, और 4 नंबर से रैंक बची थी उसकी। पेपर देके आते ही शाम को आते ही बोल दिया, सर आज के पेपर में मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा बेटा तूने बहुत बड़ी गलती करी, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा तुझे। जब रिजल्ट आया तो रो दिया था वो, सर आज मेरे वो क्वेश्चन गलत नहीं होता तो आज मेरी रैंक थी, 4 नंबर से रैंक बची थी उसकी, केवल इतनी सी लापरवाही। ये क्या है कि ये जो जीपी रेट कॉस्ट जो है ना, ये सेलिंग प्राइस, ये आपका दिमाग खराब कर देगी यदि नहीं, क्योंकि एंड में बैलेंस शीट नहीं मिलेगी तो टाइम और खराब करेगी फिर वो। और ये ऐसी गलती है जो पकड़ में उड़ नहीं आती कि मैं क्या कर गया, सारा गलत हो गया वो तो। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब गए उसके, खाली प्रोसीजर के स्टेप्स के कोई आधे नंबर दिए होंगे, 20 में से 10 दिए होंगे, बाकी तो गए ना। चले अब आगे, और ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, ये सेलिंग प्राइस पे है 20,000, ये दिस इज सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हो गया? अब ये एनआरवी, और इसके बाद ये क्वेश्चन, कल एक क्लास और लेनी पड़ेगी आपकी कल केवल, क्योंकि ये इसमें मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसमें मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। नाउ दिस इज फिनिश। हाँ, अब आप चाहो तो जिन जिन के पास बुक्स है, जो क्वेश्चन उसमें से आप देख सकते हो, कर सकते हो। उसमें तो ज्यादा है, मेरे इसमें तो कम है क्वेश्चन, उसमें तो बहुत सारा नहीं, आप पढ़ते जाओ पता लग जाएगा। इसमें तो मेरे 9 ही है, आपका तो 15 के आसपास हो, 18 है ना। हाँ, तो ये तो क्या, इसके बाद जोड़ दिए ना मैंने क्वेश्चन, और वो फाइनल के हैं सारे।
उसमें 17-18 आपके बस का नहीं है। एंड के दोनों जो फाइनल के आए हुए ना, वो बियर बार वाला और वो टेढ़े क्वेश्चन आए थे। बाकी आप कुछ कुछ कर सकते हो, वरना ये जैसे ये मैं करा दूंगा, ये वाला इसमें मैंने हिंट मारा हुआ, ये आपकी बुक में हिंट नहीं है, ये मैं करा दूंगा। कुछ नहीं है, बस 2 टॉपिक और बचे अभी, एनआरवी वाला और वो लास्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट। ये 15 मिनट की थ्योरी बची है और आधे घंटे के क्वेश्चन। हाँ हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो।